हेलो बेटे। बेटे कल ਅਸੀਂ ਕੁਝ MCQ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੋਰਸ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ कुछ MCQ क्वेश्चन रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू डाइपोल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन क्या है कि ये हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है और ये एक पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज के बीच का डिस्टेंस 2a और एक परपेंडिकुलर लाइन है। ठीक है, तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है दैट इज़ द इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, तो नेगेटिव के कारण मान लेते हैं कि ये पॉइंट P है और मान लेते हैं A पॉइंट है और नेगेटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन को होगी E नेगेटिव, और जो पॉजिटिव की डायरेक्शन है दैट इज़ अलोंग दी दिस डायरेक्शन होगी। ओके, दैट इज़ द E पॉजिटिव। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज़ अलोंग दिस डायरेक्शन दैट इज़ E, और जो डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन होती है अलोंग नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज़ अलोंग दिस डायरेक्शन एंड डाइपोल मोमेंट इज़ अलोंग दिस डायरेक्शन। तो इनके बीच का जो इलेक्ट्रिक जो एंगल है वो कितना होगा 180। सो द आंसर इज सी। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज। डाइपोल मोमेंट जो होता है बेटे वो होता है P इज इक्वल टू Q इंटू 2A। 2A दैट इज़ अ सेपरेशन बिटवीन दी टू चार्जेस। तो कूलम जो है वो उस चार्ज के जो यूनिट है वो कूलम है और डिस्टेंस के यूनिट्स हैं वो है मीटर। सो डाइपोल मोमेंट के यूनिट्स आएंगे कूलम मीटर। C स्टैंड फॉर द कूलम एंड M इज़ द मीटर। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अभी मैंने बताया कि जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। सो नेगेटिव टू पॉजिटिव आंसर इज दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बेटे पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस की जो डायरेक्शन है दैट इज़ फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो पॉजिटिव टू जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी भी डायरेक्शन होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए स्केलर वेक्टर डिपेंड्स अपॉन द चार्ज। यहाँ पे जो डिपेंड्स अपॉन द टेस्ट चार्ज कर लीजिए, डिपेंड्स अपॉन द टेस्ट चार्ज और डी इज़ नन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका जो फार्मूला हम लिखते हैं बेटे दैट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर्स। यहाँ पे ये जो Q है मैंने वीडियो में बताया था जो लास्ट प्रीवियस लेक्चर किया था, Q इज़ द सोर्स चार्ज जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड करते हैं। तो वो टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो ना ही ये स्केलर क्वांटिटी है दैट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो आंसर इज ए बी, इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रिक फील्ड टू कीप ए वाटर ड्रॉप ऑफ मास m जस्ट टू रिमेन सस्पेंडेड व्हेन ए चार्ज विद 1 इलेक्ट्रॉन। एक क्वेश्चन किया है कि कोई वाटर की ड्रॉप है बेटे तो वो वाटर ड्रॉप्स जो है वो नीचे गिर रही है जिसका मास m है, दस चाहने कि वो नीचे ना गिरे। ठीक है, वो तो सस्पेंड रहे तो उसते असी कोई जी ड्रॉप है इसका मास m है और ग्रैविटी के कारण ये नीचे नू आ रही है जिसकी ग्रैविटी g है और इतने डाउनवर्ड में जो फोर्स लग रही है ग्रैविटी के कारण वो कितनी है मास इंटू ग्रैविटी। ओके, तो कोई चार्ज इलैक्ट्रॉन है एक विद 1 इलैक्ट्रॉन और असी चाहते कि ड्रॉप जी नीचे ना आए तो उस पर फोर्स लगे अपवर्ड में फोर्स लगेगी और ये नैगेटिव चार्ज जोड़ा है फोर्स जी इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कि नहीं लगाएगा जो फार्मूला असी किया सीगा F इज़ इक्वल टू Q E लगाएगा। और ये अगर ये वाटर ड्रॉप नीचे सस्पेंड नहीं होएगी तो इस इलैक्ट्रॉन के द्वारा जी फोर्स लगाई जा रही है और जी ग्रैविटेशन फोर्स है दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो एट इक्वलिब्रियम पोजिशनस दे विच तो F ग्रैविटी और F E की जो वैल्यू है दैट इज़ ग्रैविटी इज़ mg और इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है दैट इज़ Q E, दैट इज़ Q E इज़ इक्वल टू mg और जो E आ जाएगा बेटे दैट इज़
mg/q हो जाएगा। और q क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन है, तो mg और इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम e से रिप्रेजेंट करते हैं। सो mg/e इज़ द राइट आंसर एंड दैट इज़ द ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है दैट इज़ द राइट आंसर, mg/e। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, an electric dipole of dipole moment p is placed in a uniform electric field, then uniform electric field of strength E. If theta is the, here is a theta, if theta is the angle between P and E, then the potential energy of the dipole is maximum when theta ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਦਾ ਬੜੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਟਾਰਕ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ P×E, ਓਕੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ P.E ਨੈਗੇਟਿਵ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ तो ये u इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए P/E cos थीटा, डॉट प्रोडक्ट है। तो अगर थीटा ज़ीरो करते हैं, ठीक है, ज़ीरो, तो तब एनर्जी बनती है हमारी P/E cos 0 डिग्री। तो cos 0 इज़ 1, ये एनर्जी आ जाएगी माइनस। और अगर हम 45 करते हैं नेगेटिव cos, ये तो कम हो जाएगा, cos 90 करते हैं, cos 90 कितना होता है, cos 90 ज़ीरो हो जाएगा ये। तो अगर हम थीटा 180 करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी P/E cos 180, नेगेटिव साइन है, तो माइनस P/E cos 180 इज़ -1, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी, P/E 1 हो जाएगा। ठीक है, सो जो थीटा 180 है उस पर एनर्जी आ रही है मैक्सिमम और नेगेटिव एनर्जी मीन मिनिमम एनर्जी। सो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इज एट एंगल 180 एंड द आंसर इज डी होगा इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द, इसका जो आंसर है, आंसर इज 180। ठीक है, What is the angle between the electric dipole moment and electric field strength due to dipole on the axial line? तो axial line का भी जो हमने एक्सप्रेशन किया था कि दिस इज़ ए नेगेटिव चार्ज एंड दिस इज़ ए पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या है, एक्सियल लाइन है, और यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था। तो पॉजिटिव के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज़ अवे एंड नेगेटिव के कारण जो होगा टूवर्ड्स दिस वन। और पॉजिटिव जो है इस पॉइंट पी के नज़दीक है, तो पॉजिटिव जो फील्ड होगा वो ज़्यादा होगा। तो जो नेगेटिव के कारण नेगेटिव फील्ड है पी, क्योंकि जो नेगेटिव से इसकी जो दूरी है वो काफ़ी दूर है और पॉजिटिव की जो दूरी है वो कम है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो नेगेटिव चार्ज से ज़्यादा होगा। सो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा दैट इज़ अलोंग दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन को होगा। ठीक है, अगर इस डायरेक्शन को होगा तो क्या होगा, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट इज अलोंग दिस डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन भी आ रही है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है, एंगल कितना है, 0। सो इस क्वेश्चन का आंसर है ए। उसके बाद है बेटे 9th क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ ए 30 डिग्री टू द नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, तो एक आपने क्वेश्चन जो माइंड में रखना है बेटे कि जब भी हम कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं, लेट अस सपोज ये कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें हमको डाइपोल किसी एंगल पे रखते हैं, अगर तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है यूनिफॉर्म है तो ये जो डाइपोल है ये ऐसे रोटेशन करेगा। ठीक है, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली रोटेशन, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेशनल मोशन होगी इसको, ये मैंने लेक्चर में भी बताया था। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेटे ये लिंक इसका डाल दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ओनली इसकी रोटेशन होगी, और अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, एक जैसा नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस केस में बेटे रोटेशनल भी होगी और ट्रांसलेटरी मोशन भी होगी। ठीक है, कि जो अगर तो यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो ऐसे ऐसे घूमना स्टार्ट कर देगा यहाँ पे। ठीक है,
तो अगर ये नॉन यूनिफॉर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये घूमेगा भी और साथ में आगे भी बढ़ेगा, इस डायरेक्शन को मूव भी करेगा, ठीक है, उसमें दोनों मोशंस आ जाएंगे। सो हमारा क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन क्या है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल 30 टू द नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द डाइपोल विल एक्सपीरियंस टॉर्क एज वेल एज ट्रांसलेटरी मोशन। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है? इलेक्ट्रिक फील्ड है नॉन यूनिफॉर्म। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ऑब्वियसली उस पर टॉर्क भी लगेगी, टॉर्क का मीन है रोटेशनल मोशन, ठीक है, तो एज वेल एज द ट्रांसलेटरी मोशन। तो इसका आंसर बेटे होगा ए। बस आपने देखना है कि यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है। क्लियर? उसके बाद 10th क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स आर लाइंग इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द रेशियो ऑफ देयर एक्सेलेरेशन विल बी 1 0 mp अपॉन mp इज द मास ऑफ प्रोटॉन एंड m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इनकी जो रेशियो क्या होगी, ठीक है, तो अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड में है, ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर लाइंग इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द रेशियो ऑफ देयर एक्सेलेरेशन, तो एक्सेलेरेशन की रेशियो क्या होगी कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास mp है, तो उस पर जो फोर्स लगेगी, फोर्स ऑन ए प्रोटॉन जो होगी वो क्या होगी, उसे हम लिख सकते हैं q इंटू ई, ठीक है। तो जो दूसरा चार्ज है हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, उसकी जो फोर्स होगी एफ ई इज इक्वल टू, वो भी क्या होगी क्यू ई होगी, ठीक है। तो जो उसका कुछ ना कुछ मास भी है, ठीक है, तो दोनों का चार्ज जो है मास ऑफ चार्ज ऑन ए प्रोटॉन एंड चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, वो तो दोनों सेम है, तो इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है, जो फोर्स होगी इनकी एफ पी, तो उनकी जो क्या फाइंड आउट करना, हमने एक्सेलेरेशन फाइंड करनी है। तो एफ इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, मास ऑफ ए प्रोटॉन इंटू एक्सेलेरेशन ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि मास जो एफ इलेक्ट्रॉन की है वो है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंटू एक्सेलेरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो दोनों पे जो फोर्स है, जो दोनों पे जो फोर्स होगी, दोनों का जो चार्ज सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो दोनों की फोर्स भी क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ए पी जो है दैट इज़ इक्वल टू एफ पी अपॉन एम पी, और यहाँ पे आ जाएगा ए ई इज इक्वल टू एफ ई अपॉन एम ई। अब रेशो किसकी फाइंड आउट करनी है, रेशो ऑफ दी, पहले इलेक्ट्रॉन आ रहा है, रेशो ऑफ द इलेक्ट्रॉन ए ई अपॉन रेशो ऑफ द प्रोटॉन। तो ए ई का जो फार्मूला है वो क्या है, रेशो आ रही है हमारी, वो आ रही है एफ ई अपॉन एम ई, तो इसके नीचे आ जाएगा एफ, क्योंकि दोनों की फोर्सेस सेम है, तो इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं एफ अपॉन एम पी, एफ अपॉन एम ई, ओके। तो एफ अपॉन एम पी, तो एफ एफ कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा पी ऊपर चला जाएगा एम पी अपॉन एम ई, एम पी अपॉन एम ई, देन द ऑप्शन इज सी, ओके। उसके बाद 11th क्वेश्चन है, द लाइक इक्वल चार्जेस आर सिचुएटेड एट द फोर कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर, इफ द फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एनी वन चार्जेस एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज ई, देन द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट द सेंटर विल बी, ठीक है। कोई स्क्वायर है हमारे पास और इक्वल चार्जेस हैं, लेट अस सपोज कि ये स्क्वायर है और इस स्क्वायर के कॉर्नर पे सेम चार्जेस हैं, क्यू पोलैरिटी क्या है चार्जेस की, सिचुएट इक्वल चार्जेस है, सभी की पोलैरिटी सेम है, मान लेते हैं कि सभी पॉजिटिव चार्जेस हैं, इक्वल चार्जेस हैं, ओके। तो सेंटर पे इनका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे सेंटर पे ये वाला डिस्टेंस जो होगा, ये वाला, ये मान लेते हैं कि आर है, और इस चार्ज का भी डिस्टेंस कितना होगा, आर होगा, तो इसका भी डिस्टेंस आर होगी, स्क्वायर है तो स्क्वायर का जो सेंटर पॉइंट होगा उस हर एक चार्ज का जो सेंटर से डिस्टेंस होगा वो सेम होगा, ठीक है। तो अब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो सभी चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इनका क्या होगा, सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन देखनी पड़ेगी कि इसका भी मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, इसका भी ई है, इसका भी ई है और इसका भी ई है, चार्ज जो डिस्टेंस सेम है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो होगी इस डायरेक्शन, ठीक है। और सिमिलरली इस चार्ज की जो डायरेक्शन होगी वो भी होगी इस डायरेक्शन। अब ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो हैं, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है
पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स ओ एंड नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स ओ, वो दोनों इक्वल हैं लेकिन ऑपोजिट हैं, ठीक है। इसलिए इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे होगा वो कितना होगा, 0 होगा। ओके, सिमिलरली इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन को, वही पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाता है। इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ये होगी और दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला है E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन की क्यू अपॉन डिस्टेंस r है। क्यू सेम है सभी का और सभी का r भी सेम है, सो इनका इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, सेंटर पे सेम होगा। सो इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज हैं, तो नेट चार्ज जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड पे वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, सो द ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन था द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वल डिस्टेंस इन एन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल लाइन। बट हमने फाइंड आउट किया था कि जब हमने एक्सियल एंड इक्वेटोरियल लाइन का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था कि जो एक्सियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उनकी जो हमने रेशियो फाइंड की थी वो होती है, एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ई ऑन एक्सियल इज इक्वल टू डबल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। तो अगर हम इनकी रेशियो फाइंड आउट करेंगे एक्सियल अपॉन इक्वेटोरियल की, तो ये बन जाएगा ई एक्सियल रेशियो इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 2:1। सो द ऑप्शन इज 2 बी। नेक्स्ट है एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन डिफ्लेक्ट एक्सरेज, न्यूट्रॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स, ये किसे डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली है कि अगर तो कोई चार्ज पार्टिकल होगा कि अगर वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है सिर्फ उसे ही डिफ्लेक्ट करेगा, अगर वो न्यूट्रल है तो उसे वो डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। सो जो एक्स रेज हैं इस पर बेटे कोई भी चार्ज नहीं होता है, तो ये है, ये पार्टिकल्स नहीं है, ये है वेव्स हैं, ठीक है, वेव फॉर्म में होती हैं। और न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रल तो वैसे भी न्यूट्रल है, इस पर भी चार्ज कितना है, 0 है। तो जो गैमा रेज हैं ये भी पार्टिकल नहीं है, दैट इज़ ए पैकेट ऑफ एनर्जी है ये। ओके, तो जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, अल्फा पार्टिकल जो हैं दैट आर दी चार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो इन पे जो चार्ज होता है दैट इज़ ए 2 पॉजिटिव। तो अल्फा पार्टिकल इज ए पॉजिटिव चार्ज, तो ओनली ए चार्ज पार्टिकल्स को ही रिफ्लेक्ट करेगी, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव को रिफ्लेक्ट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इसका आंसर है सी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस ईच इक्वल टू क्यू आर प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस एट 1 2। हाँ, कोई एक्स एक्सिस है हमारे पास, ये एक्स एक्सिस, और x के इक्वल टू 1 पे जो चार्ज है वो q है, फिर 2 डिस्टेंस पे चार्ज q है, फिर 4 डिस्टेंस पे चार्ज q है, 4 डिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा, फिर 8 डिस्टेंस पे है, फिर 16 पे, ऐसे ऐसे इनकी एक सीरीज़ बन जाएगी, क्योंकि पहले 1 पे है, दूसरा 2 पे है, फिर 4 पे है, फिर 8 पे है, फिर 16 पे है, ऐसे सीरीज़ बन जाएगी और सभी पे जो चार्ज है वो सेम है। तो यहाँ पे है हमारे पास कोई ओरिजिन है जहाँ पे जो x है, x इक्वल कितना है यहाँ पे 0, ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है। ओके, तो द इलेक्ट्रिक फील्ड एट x इक्वल टू 0 ड्यू टू दिस सेट ऑफ ए चार्जेस, ये जो सेट ऑफ चार्जेस हैं इनका जो, तो इन सभी चार्जेस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमने x इक्वल टू 0 पे फाइंड करना है, यहाँ पे इस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये बेटे हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज़ फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का, कि नंबर ऑफ चार्जेस जो हैं वो एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो लगा रहे हैं। तो इसके लिए अगर हम फर्स्ट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, फर्स्ट चार्ज का वो क्या होगा, मैं ऐसे ये लिख लेता हूँ, q अपॉन डिस्टेंस कितना है 1 का स्क्वायर। तो सेकंड के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या बन जाएगा, k q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है 2 स्क्वायर। सिमिलरली थर्ड जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, k अपॉन 4 का स्क्वायर, फिर k q अपॉन
8 का स्क्वायर। तो ऐसे ये सभी चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 0 पे आ जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो 0 पे होगा वो इन सभी को हम सम करेंगे, के क्यू अपॉन 1 स्क्वायर प्लस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस सो ऑन टू 2 स्क्वायर प्लस सो ऑन टू इनफाइनाइट चार्जेस हैं। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो 0 पे इन पे जो कॉमन आ रहा है के क्यू, तो अंदर एक सीरीज़ बन जाएगी 1/1 स्क्वायर 1/2 स्क्वायर 1/4 स्क्वायर प्लस ऑन टू, ऐसे एक सीरीज़ बन रही है। ठीक है, तो ये एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का जो आप मैथमेटिक्स में पढ़ोगे जीपी सीरीज़ होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये जो फर्स्ट है इसे हम फर्स्ट फंक्शन कहते हैं, इसे हम ए लिखते हैं। ए इज इक्वल कितना है 1/1 स्क्वायर 1/1 स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 ही आ जाएगी। तो इनकी हम रेशो फाइंड आउट करते हैं। रेशो की फर्स्ट टर्म जो सेकंड टर्म है, रेशो को हम आर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है 1/2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 फर्स्ट सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म 1/1 स्क्वायर, वो 1 ही हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/4। ठीक है, फर्स्ट टर्म जो है इस सीरीज़ की वो 1 है और इसका जो कॉमन रेशो है वो कितना है 1/4 है। तो इस क्वेश्चन जो सम अप करते हैं जब, ठीक है, तो सम अप के लिए इसका जो फार्मूला है वो फार्मूला है बेटे ए अपॉन 1 माइनस आर, जब हम इसका सम करते हैं तो ये बन जाएगा के क्यू, ए कितना हमारे पास इसका 1 है, अपॉन 1 माइनस आर कितना है 1/4। ठीक है, तो इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो ये सॉल्व करके बन जाएगा, ये सॉल्व करके बनेगा ठीक है, तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा ई नॉट इज इक्वल टू के क्यू 1 पॉन एलसीएम 4 माइनस 1, तो ये बन जाएगा ए इज इक्वल टू के क्यू 1/3/4, ऊपर चला जाएगा ये के क्यू 4/3। तो के की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 4/3, और 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये बन जाएगा 3 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन 3 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसका जो आंसर है, आंसर इज बी, क्यू अपॉन 3 पाई एप्सिलॉन। तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस का न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए होलोस्फीयर ऑफ रेडियस आर इज चार्ज्ड। ठीक है, ये एप्लीकेशन है बेटे गॉस थ्योरम की। होलोस्फीयर ऑफ रेडियस आर इज चार्ज्ड, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेड बिटवीन द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज गिवन। देखो इसका जो एक्सप्रेशन जो हमने किया था गॉस थ्योरम का, उसका हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था इनसाइड ऑन द सरफेस और आउटसाइड दी स्फेरिकल शेल का जो किया था। ठीक है, सरफेस पे चार्ज है, अंदर इसके कोई भी चार्ज नहीं है, तो अगर अंदर चार्ज नहीं है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना होगा 0 होगा। ओके, तो सरफेस पे जो डिस्टेंस है इसका रेडियस आर है, तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा मैक्सिमम होगा, और आउटसाइड द सरफेस जब आर से हम दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा कम होगा, डिक्रीज होगा। तो इसका जो ग्राफ प्लॉट करते हैं हम, तो वो कैसा होगा कि मान लेते हैं ये यहाँ तक आर है, तो 0 से लेके यहाँ इस डायरेक्शन को इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये ग्राफ हमने ड्रॉ भी किया था वीडियोस में। तो जैसे जैसे आर की वैल्यू ई इज इक्वल टू 0 है, तो आर तक जो है, जब तक रेडियस आर से कम है तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 0 इनसाइड द शेल। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, फिर आर पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है मैक्सिमम। तो ये मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो मैक्सिमम होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है। ठीक है, तो उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज़ हो रहा है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आर बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज़ होता जाएगा।
ठीक है। तो होलोस्फीयर का जो ग्राफ बनेगा इनमें से यो ये ग्राफ है, इसमें कुछ मिसप्रिंट है। ये ग्राफ ऐसे बनेगा, ऐसे, यहाँ से 0 और ऐसे, ठीक है। ये लाइन जो है ये नीचे आनी थी, ये मिसप्रिंट है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा ए। और ये जो होलोस्फीयर है इसे हम बेटे कंडक्टिंग स्फीयर भी कहते हैं, ठीक है, कंडक्टिंग स्फीयर। और इसका ग्राफ ऐसे बनता है जो मैंने भी बनाया आपको, ऐसे और फिर ऐसे होता है, ठीक है। तो अगर हमारे पास नॉन कंडक्टिंग स्फीयर आ जाता है, जहाँ स्फेरिकल सॉलिड स्फीयर आ जाता है, ठीक है, सॉलिड स्फीयर और नॉन कंडक्टिंग सेल, नॉन कंडक्टिंग सेल, तो उसका क्या होता है कि उसके यहाँ पे सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, लेकिन जब हम इसके सरफेस की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आके मैक्सिमम हो जाता है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है कि ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजिंग गेटिंग द मैक्सिमम वैल्यू एट आर, देन उसके बाद डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो ये वाला आंसर है दैट इज़ फॉर द सॉलिड स्फीयर के लिए। सॉलिड स्फीयर का जो ग्राफ है वो ऐसा बनेगा। तो इसका जो ग्राफ है वो होलोस्फीयर का, ये होलोस्फीयर का है, ठीक है। और इसे हम कंडक्टिंग भी कहते हैं और इसे हम नॉन कंडक्टिव भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें भी आप ये क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है an electric dipole when placed in a uniform electric field E will have a minimum potential energy if the dipole moment makes an angle with E is equal to, ये मैंने ऊपर भी किया था क्वेश्चन कि मिनिमम एनर्जी कब होगी, जब 0 हो, क्योंकि इसका आंसर है दैट इज P डॉट ई। तो मिनिमम कब होती है, जब 0 होगा, तो इसकी वैल्यू पी ई कॉस 0 1 हो जाएगा, पी ई नेगेटिव वैल्यू इज ए मिनिमम, सो आंसर इज सी, ठीक है। तो पॉजिटिव कब होगी, मैक्सिमम कब होगी, पाई/2 पे 0 हो जाएगी, 3 पाई पे इस पे वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द यूनिट्स, नहीं एक मिनट, पाई पे क्या हो जाएगी पॉजिटिव, 2 पाई पे नेगेटिव एंड 3 पाई पे क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, ओके। हाँ जी, विच ऑफ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विच वन इज दी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे कि विच वन ऑफ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो ये वोल्ट पर जूल, वोल्ट जूल और वोल्ट, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के जो यूनिट्स आ रहे हैं वो वोल्ट में आ रहे हैं, वोल्ट मतलब उनकी पोटेंशियल का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वोल्ट के बीच के जो रिलेशन है E इज इक्वल टू वी अपॉन डी, जो हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट का रिलेशन किया था, E इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर, उसी से हम ले रहे हैं। V इज़ द पोटेंशियल, R इज़ द डिस्टेंस, सो V इज़ द पोटेंशियल इज इन ए वोल्ट एंड डिस्टेंस इन ए मीटर, तो इसके यूनिट्स बन जाते हैं वोल्ट पर मीटर, देन द आंसर इज डी। उसके बाद है ए पार्टिकल ऑफ मास m, ए पार्टिकल ऑफ मास m, कोई पार्टिकल है एंड चार्ज q इज प्लेस्ड एट ए रेस्ट, यहाँ पे कोई चार्ज है q जिसका मास है m और इनिशियल भी एट रेस्ट पे है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पर एक फोर्स लगेगी और ये मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। किस फोर्स के साथ, F इज इक्वल टू क्यू ई फोर्स के साथ मूव करेगा। सो अगर वो मूव करेगा तो उसकी कुछ ना कुछ एक्सेलेरेशन आ जाएगी, तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, देन द काइनेटिक एनर्जी टेन्ड बाय द पार्टिकल आफ्टर मूविंग ए डिस्टेंस, मान लेते हैं कि यहाँ तक डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, y। सो उस पर जो फोर्स लग रही है बेटे F इज इक्वल टू क्यू ई, अगर फोर्स Q है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, मास इनटू एक्सेलरेशन क्यू ई आ जाएगा, और यहाँ से A की वैल्यू ले लो, ये बन जाएगा क्यू ई अपॉन एम आ जाएगा एक्सेलरेशन। तो यहाँ से हमने जो काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है वो होता है 1/2 mv²। तो हमने पहले जो है वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे इसकी, ठीक है।
तो वेलोसिटी के लिए यहाँ पे हम जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो फार्मूला लगाएंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a का वी इज़ वी, यू ज़ीरो है, इज इक्वल टू 2, एक्सेलेरेशन कितनी आ रही है हमारे पास क्यू ई अपॉन एम, और एस कितना डिस्टेंस कितना कवर किया उसने वाई, एम को इधर ले जाओ, एम वी स्क्वायर 2 को नीचे ले जाओ, तो ये बन जाएगा क्यू ई वाई। तो ये जो फार्मूला है एम वी स्क्वायर अपॉन 2 दैट इज ए काइनेटिक एनर्जी क्यू ई एम, sorry QE y, so the answer is C. After that question number 19, a straight wire of length L, length नहीं है, length L and electric dipole moment P is bent to form a semicircle. ओके ये है कि ये एक डाइपोल है नेगेटिव एंड पॉजिटिव और चार्ज मान लेते हैं Q है और इसकी लेंथ कितनी है L है, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो होगा Q इंटू एल। उसके बाद क्या करते हैं कि इसको बेंड कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए सेमी सर्कल। तो ये इसको बेंड कर दिया, ये यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये एल है इसका। तो अब चार्ज Q माइनस Q इधर आ गया है और प्लस Q इधर आ गया है, तो ये इसका सेंटर हो जाएगा। तो अगर हम इसका डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट करते हैं, लेट अस सपोज P डैश, अब ये डिस्टेंस कम होगा ये वाला, P इंटू ये मान लेते हैं A और ये मान लेते हैं कितना है B, ये इसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा ए क्यू ए इंटू बी। अब हमने ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो जैसे हम आर का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं बेटे कि ये है कोई पॉइंट वो है, ये सेंटर है, तो सेंटर से जब हम सर्कुलर मोशन में मूव करते हैं तो सर्कल में मूव करते हैं तो ये एंगल थीटा, ये इसका रेडियस आ जाता है, तो ये इसकी लेंथ आ जाती है। तो इसके बीच में जो हम लेते हैं रिलेशन एल इज इक्वल क्या फाइंड करते हैं आर थीटा का रिलेशन लेते हैं, ठीक है। और अगर ये जो बी पॉइंट हम ले रहे हैं, अगर ये बी पॉइंट यहाँ पे आ जाए, ठीक है, ये वाला बी पॉइंट अगर यहाँ पे आ जाए तो ये एंगल कितना हो जाएगा 180 लाइक दैट, ठीक है। तो यहाँ पे जो एल है ये आर की लेंथ हो जाएगी एल, जैसे इसमें है लेंथ तो एल ही है, इक्वल टू आर, ये वाला आर, यानी कि ये वाला आर ओ बी। तो एंगल कितना है इसके बीच में, एंगल कितना है थीटा, थीटा नहीं है, थीटा मतलब 1, ये ओ है, तो एंगल कितना है इसका 180 है। तो ओ बी इंटू एंगल आ जाएगा 180, इसका एल इज इक्वल टू आर थीटा इतने पोर्शन का। तो अगर 180 हो जाएगा तो एल इज इक्वल टू ओ बी, रेडियस जो आ रहा है ओ बी इंटू 180। तो 180 को हम क्या लिख सकते हैं, 180 को हम ओ बी तो साथ में क्या लिखेंगे पाई लिख सकते हैं। तो ओ बी इज इक्वल टू आ जाएगा बेटे हमारे पास एल अपॉन पाई, ओके। तो यो ए बी है, ए जी अगर ये हमारा ओ बी वैल्यू कितनी आ रही है एल अपॉन पाई आ रही है, तो ये भी कितनी होगी एल अपॉन पाई होगी। तो जो ए बी है वो बन जाएगा एल अपॉन पाई प्लस एल अपॉन पाई, तो ये बन जाएगा 2l अपॉन पाई। तो नया डाइपोल मोमेंट जो बनेगा इसका दैट इज़ क्यू 2l अपॉन पाई, ये बन जाएगा 2ql अपॉन पाई। तो ql की वैल्यू जो इक्वेशन 1 में थी वो फर्स्ट इनिशियल मोमेंटम था इसका, तो ये बन जाएगा 2p, इसकी वैल्यू p आ जाएगी 2p अपॉन पाई। सो आंसर आ जाएगा इसका 2p अपॉन पाई, आंसर इज डी, ओके। नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन है 20th क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज केप्ट इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंस। मैंने पहले भी बताया था कि डाइपोल जब किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो उसकी ओनली रोटेशन होगी। रोटेशन कब होगी, जब उस पर एक टॉर्क एक्ट करती है, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, तो इसका आंसर आएगा बोथ ए नेट फोर्स भी एक्ट करेगी और टॉर्क भी एक्ट करेगी। नो, यूनिफॉर्म में सिर्फ ओनली ए नेट फोर्स बट नो टॉर्क, नो, ओनली ए टॉर्क बट नो नेट फोर्स, नाइदर फोर्स नाइदर, ये नहीं आएगा, इसका आएगा ओनली ए टॉर्क एक्ट। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी डाइपोल को रखेंगे बेटे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैंने ऊपर भी बताया
कि उस पर क्या एक्ट करती है, टॉर्क एक्ट करती है। टॉर्क का फार्मूला क्या है, P क्रॉस E, और टॉर्क के कारण उसकी मोशन कौन सी होती है, रोटेशन होती है। ठीक है, तो फोर्स कितनी लगती है इस पर, 0। क्लियर पॉइंट। और नेट फोर्स होती है। और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क भी एक्ट करती है और फोर्स भी एक्ट करती है, रोटेशन मोशन भी होती है और ट्रांसलेटरी मोशन भी होती है, लीनियर मोशन भी, आगे भी मूव करेगा और रोटेशन भी करेगा। ठीक है, तो ये थे बेटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये आपने कर लेने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं आपको जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करके बताऊंगा। सो थैंक यू वेरी मच।